Hello everyone, welcome to Wheels IS Academy, one-stop solution for UPSC CSC preparations. Today we are discuss regarding our contemporary issue and it's related to our economy. So now go in further discussion. Let's have a glimpse of our courses. 30 plus courses are available in bilingual manner, optional CSAT subject, NCRT courses also available, and current magazine, current affairs, test series, current classes, everything is available. I hope you enjoying and use these courses. So let's start. देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस काफी न्यूज है, इसको लेके काफी जगह कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा. बट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीजों को हम देखें और समझें तो वहां मेनली कंसर्न ये है कि इंडियन डायमेंशंस में जो इंटरनेशनल इशू ये रेज हुआ है, ये क्या इम्पैक्ट डालेगा, किस तरीके से रिपल इफेक्ट का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ इंडियन गवर्नमेंट क्या मेजर करे. गलतियों से सीखना बुद्धिमानी कही जाती है और यही ह्यूमन बीइंग का काम है. इंडिया ने इस चीज के ऊपर काफी काम करा, हम ऑलरेडी इन चीजों को लर्न कर रहे हैं और इकोनॉमी एक ट्रस्ट बेस्ड वर्क है. पूरी इकोनॉमी जो है वो ट्रस्ट के ऊपर ही काम करती है. तो जो पूरा हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो क्रेडिटर और डेबिटर के रूप में काम करता है. क्रेडिट और डेबिट का ही काम होता है. और ये जो कंसर्न है सिलिकॉन वैली बैंक का कंसर्न है वो बेसिकली इसी तरीके से कि सम सिचुएशनल कंडीशंस, अभी ऐसी सिचुएशन अवेलेबल हो गई है कि उसके पास जो अवेलेबल मनी है वो सफिशिएंट नहीं हो पा रही है कि वो अपने जो बैंक डिपोजिटर्स हैं उनको वो रिटर्न कर पाए. एंड मीनवाइल दिस क्राइसिस हैज बीन रेज्ड. सो दिस इज द मेन कंसर्न. थोड़ी सी बेसिक चीजें देख लेते हैं. क्यों कोलैप्स हुआ, ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी. पैनिक क्यों है इंडिया में, ये हम देखेंगे. गवर्नमेंट क्या स्टेप, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. तो देखिए, ये जो बैंक है बेसिकली 1983 में फाउंड किया गया था कैलिफोर्निया में और इसमें ज्यादातर टेक और स्टार्टअप कंपनियों के खाते हैं. अभी टेक और स्टार्टअप कंपनियां छोटी मोटी कंपनियां नहीं होती, ये काफी बड़ी कंपनियां होती है और इनके पास ह्यूज अमाउंट ये यूज करती है. तो साथ साथ में ये वेंचर कैपिटल फर्म भी जो है अराउंड 250, जो अब ये कैसी फर्म होती है, इन फर्म का जो काम होता है वो टेक कंपनियों को फंडिंग प्रोवाइड करना होता है. कोरोना का टाइम इनके लिए गोल्डन ईयर्स थे और इस गोल्डन टाइम में इन लोगों ने पैसे का बहुत अच्छा यूज करा, इनके पास फ्लो बहुत अच्छा रहा. तो जब ये टाइम आया तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो बॉन्ड थे उनकी वो ह्यूज लेवल पे और ह्यूज वॉल्यूम पे इस बैंक ने खरीद लिए. उस समय तो उसके जो इंटरेस्ट रेट थे वो काफी कम थे, उस हिसाब से इसने अपने पैसे को वहां डाल दिया. कंसर्न्स आया कि जैसे जैसे कोरोना का जो फेज है ये खत्म होना शुरू हुआ, मार्केट बढ़ना शुरू हुआ और उस समय जो इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जितने सेंट्रल बैंक थे सब ने जो इंटरेस्ट रेट था उसको मिनिमम रखा हुआ था. लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जब जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया गया. जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो जो टेक कंपनियां हैं जिनके डिपॉजिट यहाँ पड़े हुए हैं इनको मार्केट से फंड मिलने बंद हो गए. जब फंड मिलने में इनको दिक्कत हुई या बंद होने शुरू हुए तो जो ये अपने ऑपरेशनल वर्क के लिए जब इन टेक कंपनियों ने ये पैसा निकालना शुरू करा उस सिचुएशंस में एसवीबी जो बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक जो 16 लार्जेस्ट बैंक है यूएसए का, उसके साथ परेशानी शुरू हो गई. और जब इस परेशानी को डील करने के लिए ये टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम आपको देखने को मिल जाएगा, मैं टाइमलाइन में यहाँ डाल देता हूँ, बट ये बहुत यूजफुल नहीं है, आपको पूरा टॉपिक समझना है, वो ओवरऑल 360 चीजों को समझना है. तो जब इस इश्यूज को जो अपने डिपोजिटर का पैसा इसे रिटर्न करना था उसके लिए इसने क्या करा कि जो ट्रेजरर बॉन्ड थे इसको उसकी जो मार्केट प्राइस है वो उसके जो इंटरेस्ट है वो काफी कम हो गए, उसी पे इसने निकालने शुरू करे. जैसे ये चीजें निकाली गई तो इसका जो शेयर मार्केट है वो काफी तेजी से नीचे आया, जिसको बोलते हैं पैनिक सेलिंग. जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि किसी कंपनी या बैंक की जब उसके शेयर मार्केट में जो इवेल्युएशन है वो काफी कम होना शुरू हो जाता है, उस समय उसके बॉन्ड जो है वो तेजी से बिकने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पैनिक सेलिंग. इंडिया के भी जो पेटीएम है और तमाम ऐसी कंपनियां जिन्होंने इसको परचेज करा था वो उन्होंने बेच दिया था. ये सिचुएशन आती है. अब होता यह है कि कंपनी के ऊपर तमाम तरीके का जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. एक तो वहां भी ये रिटर्न कर रहे हैं, दूसरा कि इनके पास जो डिपोजिटर के लिए पैसा देना है वो भी इनके साथ कंसर्न बना हुआ है. इस तरीके की सिचुएशन को डील करने के लिए इंडिया में भी बॉडीज है
और जो अमेरिकन बॉडी एफडीआईसी, इसने क्या करा कि 10 मार्च को 14,500,000 करोड़ का की जो वैल्यू है, जो एसेट्स है, इसको फ्रीज कर दिया और उसके पास अपने पास उसे किप कर लिया। अब जब ये किप कर लेते हैं अपने पास इसे, तो यहाँ एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है और यही जो पूरा सीन है वो है आपका एसबीएम सी इशू। अब इस चीज को डील करना, अब इंडिया में अगर इस तरह की सीन है तो इंडिया के कंसर्न अलग है, इंडिया में चीजें अलग होती है। देखिए, जब अकाउंट में हम पैसा डालते हैं तो वहां अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है, वहां आपका जो 2,05,00,000 तक इंश्योरेंस होता है, मतलब यहां तक आपको पैसा अगर डूबेगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर का पैसा आपका इंश्योर नहीं है। इंडिया में ये चीज अलग है, इंडिया में 5 लाख अमाउंट ही आपका इंश्योर्ड होता है, उसके ऊपर का पैसा डूबेगा तो गवर्नमेंट आपको 1 रुपया नहीं देने वाली, 5 लाख तक रुपए ही आपके इंश्योर्ड होते हैं। तो अगर हम पेरिक इन इंडिया की सिचुएशन में देखें तो देखिए हमारे पास बल्कि विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा कंसर्न बिल्कुल देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो काफी अलग है, उसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये कहने वाली बात है, रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। और साथ में हमारे जो गवर्नमेंट का अप्रोच है वो क्या है, वो प्रोटेक्शन। बेसिकली हम डिपॉजिटर मनी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, हम पूरे बैंक को बचाते हैं। अमेरिका भी मेजर ले रहा है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी का कोई बैंक डूबे और इतना बड़ा बैंक डूबे तो बट ऑब्वियसली उस इकोनॉमी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है। कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहेगी कि उसके साथ हो। वहां की भी चीजें हुई है, वहां की गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर मेजर लेना शुरू किया हुआ है, और स्टार्टिंग 1 मंथ जो आगे नेक्स्ट वन ईयर है उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी मिनिमाइज किया गया, जो इनके बॉन्ड हैं उनको भी सेल करने के लिए ये ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं और अमाउंट के लिए इनको तैयार कर रहे हैं। साथ साथ में एलन मस्क ने भी, जो प्राइवेट सेक्टर्स के काफी बड़े खिलाड़ी है, सबको पता होगा, एलन मस्क ने भी ये बात कही है कि हो सकता है कि वो इसे टेक ओवर कर ले। ऐसे तमाम ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं और चीजों को देखा जाता है। इंडिया में बेसल कन्वेंशन के बाद, बेसल कन्वेंशन का रिलेशन दो सब्जेक्ट से है, यूपीएससी में, एक इकोनॉमी से है और दूसरा इकोलॉजी एनवायरमेंट से। यहाँ इकोनॉमी वाले टर्म में हम बात करेंगे, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। तो यहाँ जो बातें हैं, बेसल कन्वेंशन 2008 के बाद देखा गया था, जब अमेरिका का जो लेमन ब्रदर बैंक था, जो वो बैंक करप्ट हुआ था, उसके बाद से इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बेसल कन्वेंशन का यूज किया गया, और उसी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए इंडिया में 2014 में डीएसआईबी, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्टिंग बनानी शुरू की गई, जो कंसीडर करता है टू बिग टू फेल का कॉन्सेप्ट। और इसमें हम ये मानते हैं कि किसी भी सिचुएशंस में ये एक कॉम्प्लेक्स लिस्टिंग प्रोसीजर है, जिसमें हम कई चीजों को डील करते हैं और एसेट्स को भी देखते हैं, किसके रिस्क को भी देखते हैं, ये भी हम देखते हैं कि कितना कैपिटल इनके पास है, किस तरीके से रिस्क टेकिंग को ये अपना देख रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है। इसमें हमने 5 बकेट्स बना रखी है और सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चीजों को रखते हैं। जो इसमें बैंक आते हैं, इसमें नॉर्मल जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अराउंड उनका जो टोटल एसेट्स है वो इंडियन जीडीपी के 2% से ज्यादा होने लगे। अब ये देखिए, आप 2014 के बाद आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े बैंक्स के साथ छोटे छोटे बैंक का मर्जर कर रही है, रीजन बीइंग दिस डीएसआईबी, ताकि हम बैंक को बचा सके। क्योंकि देखिए एनपीए जब बढ़ता है या जब इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़नी शुरू होती है तो बैंक करप्ट होंगे, तो बैंक करप्शन के कई तरीके के इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। इन चीजों को डील करने के लिए सीईटी का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें 1 2 3 4 5 का करके ऑप्शन क्रिएट किए गए, 0.20 से लेके 0.80 तक के रिस्क असेसमेंट के बारे में बात करता है, जो आपके टोटल एसेट्स वैल्यू का 0.2 से 0.80 के बीच में अगर आप रिस्क के लिए वैल्यू रखते हैं तो उसके बीच में ये नंबर्स आते हैं। आईसीआईसी बेस्ट है, आईसीआईसी एचडीएफसी अभी 3rd नंबर पे, पिछले साल जो रैंकिंग आई थी 3rd नंबर पे आपको एसबीआई का नाम गया था। तो ये इस तरीके की रैंकिंग हमने क्रिएट की हुई है, ये ईयर बाई ईयर आती रहती है, जिसमें हम देखते रहते हैं किसका एनपीए कितना हो गया, किसके साथ क्या कंसर्न है, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं कि जो इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा वो क्या है और इंडियन गवर्नमेंट क्या इसको लेके इम्पैक्ट डाल रही है। देखिए इंडिया में 40 स्टार्टअप जो है, जो जिनके 10 लाख का अमाउंट जो है उनके पास, डॉलर का अमाउंट जो है वो एसवीबीएम बैंक में उन्होंने जमा कर रखा है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मीटिंग ली और ये डाला कि स्टार्टअप के ऊपर इफेक्ट ना आए, इसको देखते हुए जो वहां जो लिक्विडिटी इशू है उससे इनको निजात दिलाई जाए, उसके लेके गवर्नमेंट मेजर करे। तो साथ में जो टैक्सेशन कंसर्न है इसको लेके भी बात की गई है
और फिनेंस मिनिस्ट्री से इस बात के लिए रिक्वेस्ट की गई कि उनको अलाउ कर दिया जाए कि वो अपना अकाउंट जो है वो यहाँ ट्रांसफर कर पाए, अपना अमाउंट जो है वो यहाँ ट्रांसफर कर पाए। इस तरीके की चीजों के बारे में बात की गई है। एक हॉटलाइन नंबर भी और मेल आईडी भी क्रिएट की गई है, ताकि भाई आप बात कर पाए, चीजों को अपनी बता पाए, किसी भी तरीके का जो कंसर्न है उसको ओवरकम किया जा सके। तो ये गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेप ले रही है। अब देखिए, आत्मनिर्भर भारत स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम इतने ह्यूज लेवल पे हम शुरू कर रहे हैं, तो हमको इस तरीके के बैकअप की नीड होती है और गवर्नमेंट इस चीज को मेजर करती है। तो यूपीएससी मेनली आपसे क्वेश्चन जो पूछना चाहेगी वो यही देखना चाहेगी कि आप इंडियन सिनेरियो में किसी भी इवेंट को किस तरीके से बेहतर समझ पा रहे हैं और वो क्या इंपैक्ट डालेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ यहाँ देखने को चीजें मिलेंगी। थैंक यू सो मच। इस तरीके की और वीडियोस आपको डे टू डे बेसिस पे मिलेंगी। अब एक्सप्लोरर सीरीज फिर कंटिन्यू होने वाली है। तब मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।